नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आपने अगर मेरे कुछ वीडियोस पुराने देख रखे हैं तो अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में भी इस प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोर्ट मेंटेनेंस अवॉइड कर देती है और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हस्बैंड है उनकी जॉब चली जाती है या फिर इनकम कम हो जाती है या फिर व्यवसाय में जो बिजनेस करते हैं अगर उनके व्यवसाय बंद हो जाते हैं या फिर जिस कंपनी में एंगेज हैं वो कंपनी ही बंद हो जाती है या फिर कंपनी रिसेशन की वजह से जो है हस्बैंड को नौकरी से निकाल देती हैं टाइम बीइंग के लिए। तो ऐसे में क्या विकल्प रहते हैं? तो देखिए, जैसे मेंटेनेंस जो अवार्ड थी, पहले हम 125 के सीआरपीसी को एक बार देख लेते हैं। उसमें एक मेंटेनेंस जो थी वो किसके लिए, किस पर्पस के लिए अवार्ड की जाती है? मेंटेनेंस जो अवार्ड की जाती है वो जो है वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए अवार्ड की जाती है 125 सीआरपीसी में। तो ये जो है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको बताया। ये कहीं भी आपको गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये या फिर इसके बेयर एक्ट्स भी मिलते हैं, वो बेयर एक्ट भी आप ले सकते हैं। तो ये तो था 125 सीआरपीसी का, ये था ऑर्डर ऑफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो इसमें जो ऑर्डर जो दिया जाता है वो इंटरिम मेंटेनेंस की भी कोर्ट अवार्ड करती है और फाइनल मेंटेनेंस का भी अवार्ड करती है। अब जब इंटरिम मेंटेनेंस का जो अवार्ड होता है वो बेसिकली प्राइम फेशिया केस में ग्राउंड्स पे आधार किया जाता है। प्राइम फेशिया में क्या होता है कि कोर्ट्स एविडेंसेस के डिटेल्स में नहीं जाती है, जो सिर्फ पिटीशन पे आधार पे जो एफिडेविट्स दिए जाते हैं। आजकल जो एफिडेविट्स भी अब कंपलसरी हो गया देने के लिए, एफिडेविट्स के आधार पे निर्णय कर लेती है कि हस्बैंड की इतनी इनकम है और जो वाइफ है अगर वो अर्निंग कर रही है तो फिर जो बच्चों को मिलेगी मेंटेनेंस वो कितनी मिलेगी। तो दोनों की इनकम्स को देख के ही जो है मेंटेनेंस है, इंट्री मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस है वो अवार्ड की जाती है। इंट्री मेंटेनेंस जैसे मैंने बताया कि प्राइम फेशिया ग्राउंड्स पे ही अवार्ड की जाती है, तो ज़्यादा एविडेंसेस की डिटेल में नहीं जाती है। तो वो इसलिए दी जाती है तब तक कि फाइनल जो मेंटेनेंस का जो केस होता है उसमें डिस्पोजल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एविडेंसेस रिकॉर्ड होने, एप्लीकेंट के एविडेंस होंगे, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और फिर डॉक्यूमेंट, फिर उनके डिफेंस के एविडेंस होंगे, उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो इस सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस अवार्ड कर देती है। अब ये कोई सवाल उठता है कि इस दौरान कल को कोई बात हैपनिंग हो जाए जो हस्बैंड की इतनी कैपेसिटी ना रहे देने के लिए, कोई भी कई कारण कोई भी हो सकते हैं, बीमारी लगना, नौकरी चले जाना, जैसे पहले बताया था। तो अब क्या विकल्प रहते हैं? तो देखिए, अब ये विकल्प जो है वो इसी पर जो जब लॉ बनता है तो उसके लिए एक पर्सन के लिए नहीं बनता, दोनों पर्सन के हिसाब के लिए बनता है कि इसमें भी रेमेडीज होती हैं, दोनों पक्ष की सुनी जाती है और उसमें बाद ही रेमेडीज जो बनी है वो उस रेमेडीज का जो हर अफेक्टेड पार्टी अपनी रेमेडीज कानूनन तौर से ले सकता है। अगर नहीं लेते हैं इस रेमेडी को तो कोर्ट यही समझेगा कि हस्बैंड के पास जो इनकम है वो पर्याप्त है, वो वाइफ को नहीं दे रहे हैं, वो इसके लिए फिर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर कराने की भी प्रावधान होते हैं जो वाइफ जो है वो करवाती हैं जनरली। तो इससे प्रेशर और बढ़ता है हस्बैंड के ऊपर, फिर वो उसको डील करने के लिए वो आगे हाई कोर्ट्स में जाते हैं। अगर फैमिली कोर्ट ने अवार्ड किया तो हाई कोर्ट्स में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक में भी चले जाते हैं। लेकिन वहां पर भी एक ग्राउंड्स उठाते हैं कि हाँ, मेरे पास सैलरी जो है अब इतनी कैपेसिटी नहीं है देने की। अब लेकिन कोर्ट भी यही कहती है कि चूंकि ऑर्डर ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है तो आप इसको मॉडिफाई करने के लिए या इसको अल्टरेट करने के लिए आप नीचे की कोर्ट्स में जाइए, वहां पर अपने दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इत्यादि फाइल कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था 125 में जो मेंटेनेंस है वो अवार्ड हो जाती है, वो है ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब कुछ चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जो हस्बैंड नहीं दे पाते हैं, तो फिर उसके लिए भी एक प्रावधान बना रखा है, वो है सेक्शन 127 सीआरपीसी का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें इस सेक्शन में ही रेमेडी अवेलेबल है। अब ऐसे नहीं कि मेंटेनेंस जो है वो कंपलसरी बाइंडिंग हो गया है अब देने के लिए, लेकिन सर्कमस्टांसेस हर के साथ ऊपर नीचे होते हैं। अब ये सेक्शन क्या बताता है? अब सेक्शन खुद ही बताता है, खुद ही एक्सप्लेनेबल है। ये देखिए 2001 में भी इसकी जो है सब्स्टिट्यूट किया गया था, इसको अमेंड किया गया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 2 जो
पार्ट 2 लिखा था, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया गया था 2001 में। तो अब चलो, अब इसकी गहराई में ना जाते हुए हम इस सेक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें देखिए ये लिखा है ऑन प्रूफ ऑफ ए चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन। अब देखिए यहाँ क्या मतलब हुआ, ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन। कोई भी पर्सन के जो चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, जरूरी नहीं हस्बैंड है, जरूरी नहीं वाइफ है, कोई भी पर्सन के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। फिर कॉमा रिसीविंग, फिर देखिए कॉमा आ गया, उसके बाद लिखा है अंडर सेक्शन 125 अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। देखिए ये पूरी फ्रेज है, अंडर सेक्शन 125 अ मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। ऐसे नहीं कि सिर्फ फाइनल मेंटेनेंस में अवार्ड की जाएगी, इवन इंटरिम मेंटेनेंस भी के अंदर भी अल्टरेशन इन अलाउंस आती है। तो ये पूरी की पूरी फ्रेज अंदर कॉमर्स में डाल रखी है। फिर लिखा है और ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन टू पे ए मंथली मेंटेनेंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। और ऑर्डर्ड, ये क्या बताया उन्होंने कि प्रूफ इन चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन मंथली a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or ordered under same section to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father or mother as the case may be. The magistrate may such, अब यहाँ पे क्या आ गया देखिए, और प्रूफ ऑफ सर्कमस्टांसेस देने के बाद जो भी मेंटेनेंस अवार्ड की हो चाइल्ड को, वाइफ को, पेरेंट्स को, द मैजिस्ट्रेट मे मेक ए सच अल्टरेशन। अब यहाँ पर आ गया मे मेक ए सच अल्टरेशन, मींस कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जो भी अब लीगल जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन होगा, ऐसे नहीं कि मनमाने वाले तरीके से। तो मे का मतलब ये है, इसलिए यूज किया गया है, हो सकता है चेंज इन सर्कमस्टांसेस लीगल एक्सेप्टेबल ना हो और चेंज इन सर्कमस्टांसेस लीगल एक्सेप्टेबल हो भी सकते हैं। तो ये लिखा है मैजिस्ट्रेट मे मेक सच अल्टरेशन, तो मैजिस्ट्रेट अल्टरेशन कर सकते हैं एज ही थिंक्स फिट, जो उनकी जुडिशियल डिस्क्रिप्शन होगी उसके हिसाब से, इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में भी। तो देखिए साफ साफ लिखा है कि अगर चेंज इन सर्कमस्टांसेस जब होते हैं, उसके दस्तावेज जो भी मटेरियल्स एविडेंसेस हैं वो कोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास अब अल्टरेशन करने की पावर होती है। वो अगर जो जुडिशियली डिस्क्रिप्शन अपना यूज करेंगे और उसके आधार पे अल्टरेशन जो होगा इंटरिम मेंटेनेंस का वो अवार्ड कर देंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब मैकेनिकली ऑर्डर एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दें, डिसमिस कर दें, तब उसके लिए अलग रेमेडीज होती हैं, वो हम आपको किसी अलग वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो चीज थी वो अल्टरेशन इन अलाउंस के ऊपर बताया हुआ था, तो ये सेक्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब उस ग्राउंड पे आप उठा सकते हैं जब आपकी कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाए या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए जिससे मंथली इनकम पे देने मंथली इनकम अफेक्टेड हो जाए, तो अल्टरेशन इन अलाउंस करेंगे। अल्टरेशन मतलब ये नहीं कि पूरी तरह बंद कर देंगे, अल्टरेशन मतलब जो भी उनकी कैपेसिटी है देने की, उसकी कैपेसिटी के आधार पे अल्टर किया जाएगा जो मेंटेनेंस का। अब बाकी दूसरे सेक्शंस भी लिखे हुए हैं, तो ये मतलब ये उससे संबंधित नहीं है जो अगर किसी की हस्बैंड की जॉब चली जाए या फिर कोई बीमारी लग जाए या इन्फर्मिटी हो जाए, ये दूसरे सेक्शन, ये प्रोविजंस जो बने हैं ये दूसरे केसेस के लिए, दूसरे पॉइंट के लिए बने हैं। जब कोई जैसे हस्बैंड जो कोई डिवोर्स हो जाता है उनका मैरिड वुमन का, तो फिर वो अगर रीमैरिज कर लेती हैं या फिर दूसरी चीज़ें हो जाती है, तब उस केस में भी आप करवा सकते हैं। वो चीज़ इसमें अभी इस वीडियो का जो टॉपिक से परे हटके है थोड़ा। अभी तो ये तो था सिर्फ 125 CRPC का, जो उसका प्रावधान जो था वो 127 के अंदर ही, 127 पार्ट 1 के अंदर ही छुपा हुआ था। तो छुपा नहीं हुआ था, एक्सप्रेस किया हुआ था। तो जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, ये एक्सप्रेस प्रोविजंस का इस्तेमाल करके अल्टरेशन इन अलाउंस जो है वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाले जा सकते हैं। अब चूंकि केस अगर फैमिली कोर्ट में चल रहा है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो फैमिली कोर्ट में भी एप्लीकेबल होगा, तो 127 CRPC फैमिली कोर्ट में भी लगाई जा सकती है। अब तो ये तो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 125 CRPC का। अब यह है डोमेस्टिक वायलेंस केस है, जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस केस हम मान के चलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी अगर इंटरिम मेंटेनेंस अवार्ड कर दी जाती है, वहां पर अगर वाइफ को अलॉट हो रखी है और चेंज इन सर्कमस्टांसेस वहां पर वो लेना चाहते हैं, तो क्या उसमें की रेमेडी रहेगी? ये ऐसे नहीं कि उसके लिए आप अपील फाइल कर देंगे, सेशन कोर्ट में चले जाएंगे या फिर हाई कोर्ट चले जाएंगे, नहीं, इसमें भी पावर है। इसमें भी सेक्शन में प्रोविजंस बने हुए हैं। ये प्रोविजंस देखिए, ये पूरी तरह से वाइफ के फेवर में नहीं है, ये थोड़ा बहुत मतलब जो ये हस्बैंड के फेवर में भी आता है,
अगर उनके चेंज इन सर्कमस्टांसेस वो दिखा देते हैं। तो वो सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन के ऊपर आप देखते हैं, वो सेक्शन है 25, सेक्शन 25 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो अब ये देखिए क्या कहता है सेक्शन, ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पर भी वही प्रोविजन बता रखा है, यहाँ लिखा है a protection order may under section 18 shall be forced till aggrieved person applied for the discharge। ये तो अल्टरेशन प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए है। यहाँ पर अब पार्ट 2 के अंदर आप देखिए ध्यान से, if the magistrate on receipt of application from the aggrieved person, देखिए aggrieved person कौन थी, वाइफ, अब और द रिस्पोंडेंट, अब यहाँ पे देखिए और द रिस्पोंडेंट, ये रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, जैसे हस्बैंड। तो यहाँ पे ये है कि एप्लीकेशन दोनों के लिए प्रोविजन बने हुए हैं, ना सिर्फ वो एग्रीवेड पर्सन मतलब कि वुमेन के लिए नहीं, हस्बैंड के लिए भी, मैन के लिए भी ये है, ये बना हुआ प्रोविजन। और द रिस्पोंडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग अल्टरेशन, modification or revocation of any order made under this act, he may, for the reasons to be recorded in writing, pass such order as he may deem fit and appropriate। देखिए ये सेक्शन पूरा सा क्लियर हो गया कि यहाँ पर भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हस्बैंड चाहे जब जो जिनका जॉब में अफेक्ट हो गया, फाइनेंशियली रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड हो गए देने के लिए, तो वो सेक्शन 25 सब पार्ट 2 का भी सहारा लेके मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं विद मटेरियल्स जो भी होंगे इनके पास, मटेरियल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे साथ एप्लीकेशन के साथ फाइल करने होंगे। मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे उनके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद ऑर्डर जो होगा, जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस काफी ज्यादा अवार्ड कर दी है और इनकम इतनी है ही नहीं जितनी देने की जो मेंटेनेंस है, तो उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को भी अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। तो ये प्रोविजन जो है सेक्शन 25(2) दोनों पार्टीज के लिए बना हुआ है, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। दोनों पार्टीज चाहें यहाँ पर अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं जिनके भी अगेंस्ट में जाते हैं, तो इस सेक्शन का प्रयोग करके एप्रोप्रिएट रिलीफ, लीगल एप्रोप्रिएट रिलीफ ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि मिसयूज के लिए बना हुआ है, एप्रोप्रिएट रिलीफ मींस लीगल एप्रोप्रिएट रिलीफ की। मान लीजिए कि इनकम देने के लिए है ही नहीं, जितनी कैपेसिटी से ज्यादा देने की है कैपेसिटी, उससे ज्यादा अवार्ड कर दी जाए, तो ये सेक्शन उनके लिए भी बना हुआ है। तो उम्मीद है ये थोड़ी सी जानकारी थी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की और डोमेस्टिक वायलेंस की। जब मेंटेनेंस अवार्ड कर दी जाए और चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाए, फिर क्या लीगल रेमेडी रह जाती है, तो इस लीगल रेमेडी का मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के समय समय पर वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।